अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दुवम की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 8 खलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर की पहली वीडियो है जिसमें हम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रिडक्शन के पार्ट में देख लेते हैं हम क्या क्या रिड्यूस हुआ है। सफ़ा नंबर 88 से ये सबक स्टार्ट हो रहा है। रिडक्शन में ये सबक का नाम कट गया है एक्चुअली। सफ़ा नंबर 88 पहला जो पॉइंट है, चौकट थोडे आठवा स्वयं अध्ययन मूल्यमापनातून वगळले। उसके बाद 88 पर ही निरीक्षण करा, थोड़े आठवा यानी कि ज़रा याद कीजिए, और निरीक्षण करा यानी कि मुशाहिदा कीजिए। तो ये दोनों जो पार्ट है सफ़ा नंबर 88 के, वो मूल्यमापनातून वगळले लिखा गया है यानी कि ओमिट है। सो ज़रा याद कीजिए ये वाला पार्ट और मुशाहिदा कीजिए ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट ओमिट है चैप्टर में से। सो बेसिकली सफ़ा नंबर 88 पर खलवियात यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इससे कबल आपने खलियों की इक़साम, खलियों की साख्त और खलियों के अंदरूनी हिस्सों का मुताला किया है। इसी को खलवियात कहते हैं। 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में हमने खलिया क्या होता है उसकी इक़साम, जैसे कि नबाती खलिया, हैवानी खलिया, नबाती खलिया किस तरह से बना होता है और उसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, ये तमाम चीज़ों का मुताला किया। और यही मुताला जो कि खलिए के बारे में होता है उसे खलवियात कहते हैं, इंग्लिश में साइटोलॉजी कहा जाता है। हयाती साइंस की वो शाख जिसके अंदर खलियों का मुताला किया जाता है उसे खलवियात कहा जाता है। खलवियात इल्म हयातियात की एक शाख है। आगे बोल रहा है, देखिए, इसमें ऊपर दर्जशुदा बातों के अलावा खलिए की तकसीम, इसी तरह खलियों के ताल्लुक से दीगर बातों का मुताला भी किया जाता है। सो खलवियात ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसके अंदर खलिया कैसा है, उसकी किस्में कैसी है, कौन सी है और कैसी बनावट है उसकी, इसके अलावा खलियों की तकसीम कैसे होती है। चैप्टर के स्टार्टिंग के जो चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने खलियों की तकसीम पढ़ी है, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। सो ये तकसीम किस तरह होती है, और इसके अलावा खलियों के ताल्लुक से जितनी भी बातें होती है वो सारी खलवियात के अंदर डिस्कस की जाती है, मुताला उनका किया जाता है। खलवियात की वजह से इंसानी सेहत के शोबे में ढेर सारी इनकलाबी तब्दीलियाँ हो रही है। भारत में पुणे और बेंगलोर में खुसूसी तौर पर खलियों की तहकीक करने के लिए तहकीकी इदारे कायम किए गए हैं। पुणे में नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस और बेंगलोर में इन स्टेम नामी इदारों में खूब अहमियत की हामिल तहकीकात की जाती है। दर्जे बाला दोनों इदारों की वेबसाइट पर जाकर इन इदारों में जारी तहकीकात के ताल्लुक से आप अपने असातिज़ा की मदद से मालूमात हासिल कर सकते हैं। साख खलियात, जिसे माँ खलियात या बुनियादी खलियात भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्टेम सेल्स कहा जाता है, इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है। कसीर खलवी जानदारों के जिस्म में मखसूस किस्म का खलिया होता है। साख खलिया जो होता है ये कसीर खलवी जानदारों में होता है। ये बेसिकली हमने पढ़ा है एक्चुअली, स्टेम सेल्स और जर्म सेल्स, इस तरह के दो सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर बॉडीज के अंदर। कसीर खलवी जानदार जो बोलते हैं हम, उनके अंदर एक तो साख खलिया होता है और दूसरा होता है जर्म सेल। सो उनमें से साख खलिया जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये कसीर खलवी जानदारों के जिस्म में मखसूस किस्म का खलिया होता है। ये खलिया कसीर खलवी जानदारों के जिस्म में दीगर तमाम अक़साम के खलियों को पैदा करता है, इसीलिए इसे माँ खलिया कहते हैं। साख खलिए की वजह से ही जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, जितने भी खलिए हमारी बॉडी में होते हैं, वो तमाम खलिए बनते हैं। इसमें खलियों का किरदार अहम होता है। गुज़िश्ता जमात में आपने नबातात के बुनियादी खलिए का मुताला किया था। अब हम जानदारों और खुसूसी तौर पर इंसानी जिस्म के बुनियादी
या साख खलिये का मुताला करेंगे। यहाँ पर हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, जानदारों में जो साख खलिया होता है जिसकी वजह से दूसरे खलियात बनते हैं, वो खलियात हमें पढ़ना है। मादा जवाजे और नर जवाजे के मिलाप से जुफ्ता बनता है, जुफ्ते से जानदार बनते हैं। मादा जवाजा और नर जवाजों का मिलाप जब होता है तो फिर जुफ्ता बनता है, और जुफ्ता बनने के अमल को बाराबरी यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी दौरान इब्तिदा में वो खलियों का गोला होता है। तो जुफ्ता से जब जानदार बनता है तो ये जानदार पहले एकदम स्टार्टिंग पोजीशन में ये खलियों का गोला होता है, मतलब एक साथ कई खलिये वहाँ पर होते हैं। इसमें तमाम खलियात तकरीबन एक जैसे होते हैं। इन खलियात को साफ खलियात, माँ खलियात या बुनियादी खलियात कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रहा है, तारीफ दे रहा है साफ खलिये की। मादा जवाजे और नर जवाजे के मिलाप से जो जुफ्ता बनता है, जुफ्ता जानदार में तब्दील होने पर शुरुआती दौर में वो खलियों का एक गोला होता है। यही जो खलिये होते हैं ये खलिये साफ खलियात होते हैं, और ये तमाम खलिये एक जैसे ही होते हैं। यह है सफ़ा नंबर 88। अगले पेज पर बढ़ते हैं अब हम। सफ़ा नंबर 89 के ऊपर कुछ ओमिशन है क्या, वो देख लेंगे हम। सफ़ा नंबर 89 पर ओमिशन है परिच्छेद 1 यानी कि पैराग्राफ 1। पुढे याच पेशी शक्य झाले आहे, मतलब यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मूल्य मापनातून वगळले, ये पॉइंट ओमिटेड है। 89 पर और एक पार्ट है, ज़रा डोके चालवा यानी कि ज़रा आइए दिमाग पर जोर दे, ये भी मूल्य मापनातून वगळले है। तो पहला वाला जो पैराग्राफ है आगे जाकर यहाँ से लेकर अरसे तक मुमकिन हो सका है। तो ये दोनों पैराग्राफ ओमिट है, और साथ ही आइए दिमाग पर जोर दे का क्वेश्चन भी ओमिट है। ब्लू कलर के डायलॉग बॉक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो वहां पर देख लेंगे हम क्या है। साख खलियों का तहफ़्फ़ुज़, साख खलियों की हिफाजत करने के लिए आनोल नली के खून, मगज़ इस्तिख्वा या जनीनी खलिये के नमूने के एहतियात के साथ ज़ख़ीरा करके इन्हें जरासीम से पाक छोटी छोटी शीशियों में रखते हैं। इन शीशियों को माए नाइट्रोजन में रखा जाता है, जहां दर्जे हरारत -135 डिग्री सेल्सियस से -190 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नाउ साख खलियों से स्टेम सेल से बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं, और ये बीमारियों में भी बहुत काम आता है, पर्टिकुलर बीमारी के लिए। तो इनकी मतलब एक खास शख्स के साख खलियों को महफूज किया जाता है, रखा जाता है उन्हें लेबोरेटरी के अंदर। वो किस तरह से रखा जाता है ये बोल रहा है यहाँ पर। तो इन्हें क्या किया जाता है, आनोल नली के खून, मगज़ इस्तिख्वा या जनीनी खलिये के नमूने एहतियात के साथ इन्हें आनोन नली के खून जिसमें ये शामिल होते हैं, मगज़ इस्तिख्वा जिसके अंदर ये शामिल होते हैं, या जनीनी खलिये, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो अवेलेबल है वो ली जाती है, और इसको जरासीम से पाक छोटी छोटी शीशियों में रखते हैं। इन शीशियों को माए नाइट्रोजन में रखा जाता है, और टेम्परेचर जो है वो -135 डिग्री सेल्सियस से -190 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो खलिये एक एक नहीं लिए जाते हैं, आनोल नली का खून लिया जाता है, मगज़ इस्तिख्वा लिया जाता है, या जनीनी खलियों का हिस्सा लिया जाता है। इसी के अंदर साफ खलिये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से पार्ट आगे, क्लोनिंग के बाद हयाती टेक्नोलॉजी में अगला इनकलाबी कदम यानी साफ खलिये की तहकीक है। क्लोन यानी कि एक जानदार के खलिये को इस्तेमाल करते हुए उसी किस्म का दूसरा जानदार तैयार करना। ये टेक्नोलॉजी जो है ये कामयाब हो चुकी है। टेस्ट ट्यूब बेबी की जो टेक्नोलॉजी है ये वही टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के बाद में जो सबसे ज़्यादा इनकलाब लाने वाली टेक्नोलॉजी है वो साफ खलिये की टेक्नोलॉजी है। तमाम तिब्बी साइंस में बुनियादी तब्दीली लाने की सलाहियत इस टेक्नोलॉजी में है। साफ खलिये की जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर तिब्बी साइंस, मेडिकल साइंस के अंदर तब्दीली लाने की सलाहियत है।
ज़राए की बुनियाद पर साफ खलिये को दो अहम किस्मों में तकसीम किया जाता है, जनीन साफ खलिया और बालिग खलिया। जनीनी साफ खलिया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, रहम मादर में बारावरी के बाद बैज़े की तकसीम शुरू होती है और जनीन तश्कील पाता है। जानदार में जब बारावरी का अमल होता है तो रहम मादर में यानी कि कोख के अंदर जनीन बनता है। इस जनीनी खलियात की दोबारा तकसीम और इनमें तफरीक नज़र आती है और हमल के 14वें दिन से खलियों में खुसूसीपन की इब्तिदा होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब जनीन बनता है तो जनीन बनने के बाद में खलियात की वापस से तकसीम चालू हो जाती है और इनकी तफरीक होती है और फिर 14 दिन के बाद इन खलियों में कुछ नयापन, कुछ खुसूसीपन दिखाई देता है। खुसूसीपन की वजह से हड्डियों के खलिये, जिगर के खलिये, अज़बी खलिये वगैरह मुख्तलिफ अज़ा के खलियात तैयार होते हैं। तो 14 दिनों के बाद में वहाँ पर खलियात बनना चालू होते हैं अलग अलग किस्म के। कौन से? हड्डियों के खलिये, जिगर के खलिये, अज़बी खलिये यानी कि दिमाग से ताल्लुक़ रखने वाले खलिये, इस किस्म के खलियात वो तफरीक के ज़रिए नए नए खलियात बनते हैं। खुसूसीपन का अमल शुरू होने से पहले इस जनीन को साफ खलिया कहते हैं। तो जब तक इस जनीन में खुसूसीपन या नयापन नहीं पैदा होता तो तब तक वो जनीन साफ खलिया कहलाएगा, यानी कि माँ खलिया कहलाएगा। माँ खलिया की तफरीक होने के बाद में वहाँ पर अलग अलग खलियात बनेंगे, फिर खलियात से अलग अलग ऑर्गन्स यानी कि अलग अलग आज़ा बनेंगे। खलियात की इब्तिदा से पहले वाला जो पोजीशन रहेगा जनीन का, उसे हम साफ खलिया कहेंगे। खुसूसीपन का अमल शुरू होने से पहले इस जनीन को साफ खलिया कहते हैं। इंसानी जिस्म में 220 किस्म के खलियात एक ही किस्म के खलिये से यानी जनीन साफ खलिये से पैदा होते हैं। ये जो जनीन होता है, जनीन की तफरीक होती है, तकसीम होती है और इससे इंसानी जिस्म में 220 किस्म के अलग अलग खलियात बनते हैं। इंसानी जिस्म में 220 किस्म के खलियात एक ही किस्म के खलिये से यानी जनीनी साफ खलिये से पैदा होते हैं। इसीलिए साफ खलिये गैर इम्तियाजी होते हैं। साफ खलिये कैसे होते हैं? गैर इम्तियाजी होते हैं, मतलब खुसूसीपन बोला जा रहा है तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन चालू हो रहा है, इम्तियाज चालू हो रहा है, मतलब उनमें फ़र्क किया जा सकता है। जब तक खुसूसीपन पैदा नहीं होगा तब तक वो खलियात एक ही जैसे रहेंगे। जो हमने पढ़ा था खलियात का गोला, तो वो पूरे एक ही जैसे रहेंगे और वही साफ खलिये रहेंगे। और इसीलिए साफ खलिये गैर इम्तियाजी होते हैं और इब्तिदाई शक्ल में ख़ुद की तजदीद करने की सलाहियत वाले तमाम इंसानी खलियों के मादर होते हैं, यानी कि माँ होते हैं। इसीलिए इन्हें माँ खलियात भी कहा जाता है। साफ खलियात की इस खासियत को कसीर सलाहियत कहते हैं। जब साफ खलिया मादर खलिये के तौर पर मौजूद होता है तो उसमें तमाम खलियों वाली क्वालिटीज़ होती है, तमाम खलियों वाली खुसूसियात होती है, तमाम खलियों वाली सलाहियत होती है। तो इसी सलाहियत की वजह से मादर खलिये को, माँ खलिये को, साफ खलिये को कसीर सलाहियत वाला खलिया भी कहते हैं। 14वें दिन के बाद से खलियों को कि खुसूसीपन की इब्तिदा होने से कब्ल यानी कि 5 या 7 दिन में अगर इन साफ खलियों को निकाल कर तजुर्बा गाह में इनकी नशोनुमा की जाए और इनमें खुसूसी हयातियाती कीमियाई मादे शामिल किया जाए तो हस्बे ख्वाहिश खलिये बनाए जा सकते हैं। इसी से नसीज और इसके बाद आज़ा बनाए जा सकते हैं। तो ये थी पहली किस्म जनीनी साफ खलिये की। यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था कि जनीनी खलिये के नमूने लिए जाते हैं, तो यही है वो जनीनी खलिया, उसका गोला जो कि खुसूसीपन की इब्तिदा होने से 5 या 7 दिन पहले तक निकाल लिए जाते हैं। नेक्स्ट है बालिग साफ खलियात। बालिग अफराद के जिस्म में भी साफ खलियात होते हैं। बालिग अफराद के जिस्म से भी साफ खलियात हासिल किए जा सकते हैं। बालिग अफराद के जिस्म से साफ खलिया हासिल करने के 3 अहम ज़राए हैं। एक मगज़ इस्तिख्वा, हड्डी का गूदा, मगज़ इस्तिख्वा, इंग्लिश में इसे बोन मैरो कहा जाता है। दूसरा शजमी नसीज और खून। ये 3 ज़राओं से भी साफ खलियात हासिल किए जा सकते हैं अडल्ट्स के अंदर। इसी तरह पैदाइश के फ़ौरन बाद आनोल नली, प्लासेंटा, नाल जिसे कहते हैं हम, उससे खून जो होता है उससे साफ खलियात हासिल किए जाते हैं।
जब बच्चे की पैदाइश हो रही है तो पैदाइश से पहले साफ खलियों को महफूज करना है, तो वो कहाँ से निकाले जाएंगे? जनीन से निकाले जाएंगे। और पैदाइश के बाद यानी कि अडल्ट स्टेम सेल्स निकालना है तो वो या तो मगज़ इस्तिक़वा से निकाले जाएंगे, शजमी नसीज से निकाले जाएंगे, या उसके खून से निकाले जाएंगे, या फिर पैदाइश होते ही आनुल नली जो होती है, नाल जो होती है, उसे कट करने पर जो खून निकलता है वो खून से साफ खलिये हासिल किए जा सकते हैं। ना साफ खलिये का इस्तेमाल तजदीद बाज अफजाइश तरीक़े इलाज, रीजनरेटिव थेरेपी, अलिफ सेल थेरेपी, ज़ियाबतीस, दिल का दौरा, अल्जाइमर, रेशा वगैरह की वजह से बेकार होने वाली नसीज को बदलने के लिए साफ खलियात का इस्तेमाल किया जाता है। बे, एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया वगैरह बीमारियों में खून के खलिये बनाने के लिए इन खलियात का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 है इसका आज़ा की पेवनकारी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर गुर्दा, जिगर जैसे आज़ा बेकार हो जाए तो साफ खलियात से वो आज़ा बनाकर इनकी पेवनकारी कर सकते हैं। ये है साफ खलियात के इस्तेमाल। नेक्स्ट है सफ़ा नंबर 90 का पार्ट। कुछ ओमिट है क्या यहाँ पर देख लेंगे हम। सफ़ा नंबर 90 पर इंटरनेट माजा मित्र यानी कि इंटरनेट मेरा दोस्त, ये मूल्य मापनातुन वगड़ले ओमिट किया गया है। ये वाला पार्ट यहाँ पर इसके बारे में नहीं बताया गया है, कुछ मुशाहिदा कीजिए के बारे में। आइए पढ़ते हैं इसे हम। झैल में चंद अशकाल दी हुई है, इस ताल्लुक से साफ खलिया और आज़ा की पेवनकारी के बारे में जमात में बहस कीजिए। ये साफ खलिया है। साफ खलिये से अगर दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके सेल्स बनाए जा सकते हैं। साफ खलिये से आंतों में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके सेल्स बनाए जा सकते हैं। जिगर की पेवनकारी की जा सकती है, दिल की पेवनकारी की जा सकती है, इसी तरह हड्डियों की भी पेवनकारी की जा सकती है। अब पेवनकारी करना यानी कि क्या, आइए देखते हैं हम। आज़ा की पेवनकारी। इंसानी जिस्म के आज़ा उम्र बढ़ने, हादसे, बीमारी, मर्ज वगैरह वजूहात से कभी तो बेकार हो जाते हैं या इनकी सलाहियतों में कमी वाक़ हो जाती है। ऐसी हालत में मुतासरा शख्स की ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है, इसकी जान को भी ख़तरा लाहक होता है। ऐसी हालत में अगर इस शख्स को ज़रूरी आज़ा मिल जाए तो इसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है और इसकी जान बच सकती है। आज़ा की पेवनकारी के लिए अतिया करने वालों का होना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स में गुर्दों की एक जोड़ी होती है। एक गुर्दे की मदद से भी जिस्म इखराज का अमल जारी रहता है, इसलिए दूसरा गुर्दा अतिया किया जा सकता है। इसी तरह जिस्म के कई हिस्सों की जिल्द का अतिया भी किया जा सकता है। आज़ा की पेवनकारी के वक्त अतिया कुनिंदा और ज़रूरतमंद के खून का ग्रुप, बीमारियां, नकायस वगैरह, उम्र वगैरह कई बातों पर तवज्जो दी जाती है। चंद आज़ा जिंदा रहते हुए अतिया नहीं कर सकते हैं। जिगर, दिल, आंखें जैसे आज़ा का अतिया मरने के बाद ही किया जाता है। इसीलिए मरने के बाद जिस्म का अतिया और आज़ा के अतिया जैसे तस्वुरात वजूद में आए हैं। आज़ा की पेवनकारी करना मतलब क्या करना, पुराने आज़ा निकालकर वहां पर नए आज़ा लगाना। अब नए आज़ा को क्या किया जाता है, दूसरे डोनर से लिया जाता है। आजकल हम इंटरनेट वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं कि एक एम्बुलेंस ने हार्ट को इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल इतनी कम वक्त में पहुंचाया। इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा आम है यूट्यूब पे, आप भी देख सकते हैं उसको। तो ये जो कंसेप्ट होता है यही कंसेप्ट है आज़ा की पेवनकारी का। नेक्स्ट है आज़ा और जिस्म का अतिया। मौत के बाद रिवायती तौर पर इंसानी नाश को जलाया दफनाया जाता है। साइंस की तरक्की की वजह से ये समझ में आया है कि चंद मखसूस हालात में मुर्दा जिस्म के कई आज़ा मौत के बाद भी कुछ अरसे तक अच्छे रहते हैं। ऐसे आज़ा का इस्तेमाल ज़रूरतमंद कर सकते हैं। इसी से जिस्म का अतिया और आज़ा का अतिया करने का तसव्वुर मिला। मरने के बाद हमारे जिस्म को ज़रूरतमंद शख्स इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में बहार आए और इसको नई ज़िंदगी मिले। यही मकसद जिस्म का अतिया और आज़ा का अतिया करने में है। इस ताल्लुक से हमारे मुल्क में अवामी बेदारी पैदा होने से लोग जिस्म का अतिया करने लगे हैं। आज़ा का अतिया और जिस्म का अतिया करने से कई अफराद की जान बचाने में मदद होती है। नाबीना शख्स को बीनाई अता होती है। जिगर, गुर्दा, दिल का खुलबंद जैसे कई आज़ा का अतिया करके ज़रूरतमंद अफराद की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है।
इसी तरह जिस्म का अतिया करने से तिब्बी मुताला और तहकीक में काफ़ी मदद मिलती है। मतलब जिस्म का अतिया करने से जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उसको रिसर्च में यूज़ किया जाता है। जिस्म का अतिया करने से मुतालिक समाज में बेदारी बढ़ाने के लिए कई सरकारी और समाजी इदारे काम कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 91 पर हयाती टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इस पार्ट को इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।